गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज जो होने वाला है वो बहुत बेहतरीन सेशन होगा और वो होगा टेलीस्कोपिक सीरीज़ के हार्ड सम्स। और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं टेलीस्कोपिक सीरीज़ के वो तो आपसे बन पाते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ टफ सम्स लूँ तो वो आप नहीं बना पाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर मैं 2n² प्लस 4n-2 डिवाइडेड बाई n4 प्लस लेट्स से 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n प्लस 5, अब अगर मैं इस सम का बात करूँ तो ये देखने में ही डरावना लग रहा है, राइट। अब हम देखेंगे इस सेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो मॉन्स्टर टाइप के क्वेश्चंस हैं टेलीस्कोपिक को, उसको हम कितने आसानी से सरल तरीके से सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेलीस्कोपिक का जो मेन आइडिया होता है वो होता है जो आप गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, हैविंग सेम डीएनए सेम जेनेटिक्स, और जब इसका सिग्मा लगाओगे r=1 to n तो यहाँ पे होगा मास मर्डर। ठीक है, मास मर्डर होने वाला है। कैसे होगा? क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये f(2) माइनस f(1), नेक्स्ट टर्म जो बनने वाला है दैट्स गोना बी f(3) माइनस f(2), ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म जो होगा वो f(n+1) माइनस f(n) बनेगा। सो ऑलरेडी आपने बेसिक्स क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको पता है। तो अगर मैं दो ब्रैकेट लूँ तो आप देख सकते हो, द फर्स्ट ऑफ लास्ट, लास्ट ऑफ फर्स्ट रिमेन्स, ऐसे ही सब कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली विल हैव f(n+1) माइनस f(1). तो ये तो हुआ एक बेसिक बात जब हम बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। अब सवाल है अगर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, अब सवाल है अगर हम टफ क्वेश्चंस को देखें तो हम उस केस में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ पा रहे हो कि मुझे डिनोमिनेटर को समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना है। एट द सेम टाइम हमारा मकसद है न्यूमरेटर को भी समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में ले। अगर वो डायरेक्टली इसका डिफरेंस ना बने तो मे बी आई कैन इनकॉर्पोरेट सम लैम्डा वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, राइट। तो अपना टारगेट तो बस यही। चलो, तो उस टारगेट के बल पे अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फैक्टराइज करना होगा n4 6n² प्लस 4n प्लस 5। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि रीजन ऑब्वियस है। क्यों, मैं अगर इंटीजर रूट थ्योरम से बात करूँ तो आप क्या करते हो ना, जब क्यूबिक एक्सप्रेशन हो या इस टाइप के एक्सप्रेशन हो जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, इस नोन एज इंटीजर रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम आप बोल सकते हो, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर इसका इंटीजर रूट होगा तो वो फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का। 5 का फैक्टर +-1 है, +-1। इसका मतलब अब मैं ट्राई करूंगा विथ n+-1 और n+-5 एज अ फैक्टर। अब क्लियरली देख सकते हो 1 पे ये जीरो नहीं है क्योंकि ये 1 4 6 4 5 है। ऑल्टरनेट सम भी जो है अगर मैं देखूं तो वो जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना n-1 फैक्टर है ना n+1 फैक्टर है। 5 पे आप चेक कर सकते हो जीरो नहीं होगा, तो इसमें से कोई फैक्टर नहीं होने वाला है। क्या मैं और कुछ कोफिशिएंट चेक कर सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कोफिशिएंट 6 दे रहा है, इधर 10 और 5 दे रहा है, राइट। यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन से जीरो प्रोड्यूस हो रहा है क्या? तो 1 और 4 5, 5 4 9 और 6 और 5 11। ओके, अगर मैं ये देखो 6 और 4 को देखूँ तो ये 10 दे रहा है और 6 1 4 5 10 दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब 1 -4 -6 +4 +5 जो है ये तो जीरो दे रहा है ये कॉम्बिनेशन। अब सवाल है इस कॉम्बिनेशन का जीरो होने का सिग्निफिकेंस क्या है? आप बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो, कुछ से कुछ कर रहे हो क्या? अब ये कॉम्बिनेशन क्यों सेलेक्ट किया? देखो मैं ये कॉम्बिनेशन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि भले ही मेरा n इक्वल टू अगर मैं 1 डालूंगा तो इसका साइन स्कीम होगा, सब जगह प्लस आएगा। n-1 डालूंगा तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। अब तुम सोचो मैं n का कुछ ऐसा वैल्यू डाल सकता हूँ क्या कि मेरा साइन स्कीम कुछ ऐसा जनरेट हो? बोलेगे भाई ये तो मैजिकल जैसा लग रहा है, क्योंकि आप प्लस डालोगे तो सब प्लस हो जाएगा, माइनस डालोगे सब माइनस हो जाएगा। यह ऐसे कैसे होगा जो प्लस के बाद दो माइनस हो फिर दो प्लस? बिल्कुल हो सकता है। वही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखो व्हाट इफ यू विल पुट n² इज -1। अब तुम बोलोगे सर n² -1 लेकिन हम रख कैसे सकते हैं, n तो रियल है ही नहीं और यहाँ तो n तो इंटीजर है, क्वेश्चन में 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फिर तो आई एम यूजिंग दिस जस्ट एज ए टूल टू फैक्टराइज दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक्सप्रेशन होता है x4 - x² + 1, तो आप इसको फैक्टराइज कर देते हो x² + x + 1 इंटू x² - x + 1 से। कैसे करते हो? इस x² को चालाकी से आप 2x² - x² लिख देते हो और x4 हो गया x² का स्क्वायर प्लस 1² प्लस 2ab माइनस एंड देन वी फैक्टराइज, राइट। तो अब देखो, अब ऐसा नहीं अगर फैक्टराइज हो रहा है तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है उसका d<0 है और d<0 है, फिर भी फैक्टराइज तो हो ही रहा है। तो फैक्टराइजेशन का ये मतलब नहीं है जो
रियल नंबर से फैक्टराइज होगा। तो अगर एन स्क्वायर को -1 डालने से मैजिकली अगर ये स्वाहा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मर जा रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर एन स्क्वायर प्लस 1 रहा होगा। आई डोंट केयर व्हाट इज दैट नंबर एन, वेदर इट्स आयोटा और मी और यू, यूओटा, म्यूटा, आयोटा, इट डजंट मैटर, बट एन स्क्वायर हैज अ प्रॉपर्टी, इफ एन स्क्वायर इक्वल्स -1 इट किल्स दिस एक्सप्रेशन। अब इसका दूसरा फैक्टर तो बहुत ही आसान है, n4 लाने के लिए मास कंजर्वेशन करूंगा, एन स्क्वायर डालूंगा, और 5 प्रोड्यूस करने के लिए कांस्टेंट में 5 होना चाहिए, और 4n प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि 5 से कभी n आएगा ही नहीं, एन स्क्वायर से n आएगा ही नहीं, तो 4n तो 1 से कोलाइड करके 4n एकमात्र तरीका है 4n लाने का। तुम बोलोगे 6n स्क्वायर कैसे आया, तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ बैलेंस हो जाएगा, 5n स्क्वायर और यहाँ से 1 स्क्वायर 6n स्क्वायर। तो अपना काम कुछ बनता हुआ नजर आया। अब इसका डिनोमिनेटर जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ किया मैंने क्वेश्चन को पेस्ट। अब आप देख सकते हो ये जो मेरा डिनोमिनेटर जो आ गया, दैट कैन बी वेरी हैप्पीली रिटन एज एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। अब अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो आप देख सकते हो इसका डिफरेंस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 तो आया ही नहीं, ठीक है ना। ये तो इसका डिफरेंस आया नहीं, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस तो 4n प्लस 4 आ जाएगा। अच्छा भाई, लेकिन मुझे तो डिफरेंस 2n स्क्वायर चाहिए था। अब यहाँ तो सेम टर्म आ गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अब तुम सोचो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? तो मेरा मकसद था क्या? मेरा मकसद था जो या तो मैं एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 इसको इनकॉपरेट करूँ, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आई नो लाइक वी हैव एन एक्सप्रेशन 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 ओवर here. आई एम जस्ट हैंडलिंग दिस, एट लास्ट आई पुट सिग्मा, ठीक है। अभी के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को हैंडल कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब मकसद तो यही अपना एन स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस आके कुछ आ जाए एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 प्लस 4n प्लस 5, और यहाँ पे कुछ गोलू बोलू रहे सच दैट उसके एलसीएम लेने से अपना काम बन जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, ये एफ ऑफ एन टाइप का दिख रहा है, और ये एफ ऑफ आइदर एन प्लस 1 टाइप का दिखना चाहिए और एन माइनस 1 टाइप का। अब यहाँ पे अगर मैं एन प्लस 1 के बारे में सोचूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है नहीं, तो एन माइनस 1 के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि -2n का जन्म देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 को मैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 प्लस 1, और ये क्वांटिटी आ गया अपने पास एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसका मतलब मैं इस डिनोमिनेटर को एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिख दूँ। अब अगर मैं एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक फंक्शन ऑफ एन रहा होगा और ये फंक्शन ऑफ एन प्लस 2 रहा होगा। अरे हाँ नहीं बच्चों, तब तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया होगा, एफ ऑफ एन के फॉर्म में और एफ ऑफ एन प्लस 2 के फॉर्म में। तो अभी भी इसका जो डिफरेंस है ये टेलीस्कोप हो जाएगा। आई होप आप लॉजिक जो यहाँ से पकड़ लिए, क्योंकि या तो इस फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है आर प्लस 1 आर माइनस 3 आ जाए। तो गैप गारंटी थोड़ी है एक का ही होगा, मल्टीपल गैप भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मास मर्डर होने वाला है। तो अब यहाँ से मुझे हिंट मिला, यहाँ से मेन हिंट मिला, अगर ये भी कुछ फंक्शन ऑफ एन है तो ये फंक्शन ऑफ एन प्लस 2 है, ठीक है। अब सवाल है, अब मैं वो फंक्शंस को कैसे सोचूं? अब देखो यहाँ पे किस किस क्या क्या काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आ सकता है। अगर मैं चाहता तो इस प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर देता, लेकिन मैं आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना सिखा रहा हूँ, हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 है। अब सोचो, अब ऊपर में क्या क्या हो सकता है, अगर मैं इमेजिन करो, अगर मैं दोनों कांस्टेंट दे दूँ ए और बी। अच्छा, अब अगर कांस्टेंट अगर अलग अलग है तो कभी टेलीस्कोप होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप होने के लिए तो एन का वैल्यू मान लो मैं 2 डाला, तो यहाँ 2, मान लो अगर मैं 3 डाला सपोज, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1 आ गया ए, और मैं कब जब एन का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तब पर भी यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए आना चाहिए, तब तो ये कटेगा, तब तो मर्डर होगा। अब यहाँ तो तुम खुद मर जाओगे ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट डालूँ तो मुझे सेम कांस्टेंट डालने होंगे, क्योंकि अलग कांस्टेंट से अपना काम ही नहीं बनेगा, मास मर्डर का तो सपना ही साकार नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अच्छा अब देखते हैं क्या कांस्टेंट डालने से अपना काम चल सकता है क्या, कांस्टेंट डालने से काम चल सकता है क्या। तो कांस्टेंट डालने से अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर बनेगा ए टाइम्स एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से ए और ए तो कट जाएगा, तो विल हैव ए एन स्क्वायर प्लस
4 प्लस 4n और माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस। अच्छा, अब ये दिक्कत हो गया क्योंकि यहाँ पे लीनियर बच गया, लीनियर बच गया, अरे भाई, लेकिन ऊपर में तो क्वाड्रेटिक है, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2। तो अब मेरा दोनों कांस्टेंट से काम नहीं होगा, अलग अलग कांस्टेंट में डाल नहीं सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, या तो मैं दोनों लीनियर डालूँ या फिर एक लीनियर एक कांस्टेंट डालूँ उस हिसाब से। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे लीनियर का सोचूँ ए एन प्लस बी, और यहाँ मैंने कुछ और लीनियर सोचा, सपोज सी, ठीक है, तो क्या इससे काम बनने वाला है? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो बनाएगा मेरे पास कांस्टेंट इंटू ये तुम्हारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक माइनस क्वाड्रेटिक जो है वो तो ऑलवेज क्यूबिक बन जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक का सपना अधूरा रह जाएगा। तो ये तो पक्का हो गया, जो यहाँ पे लीनियर भी नहीं बनने वाला है, मतलब कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। तो अब मैं इसको लीनियराइज करने का कोशिश करूँगा। अब देखो, अब लीनियराइज में भी एक फंडा है। क्या फंडा है? क्योंकि अगर ये फाई एन के टाइप में रहा तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे देख रहा हूँ फाई एन प्लस 2 के टाइप में लाना होगा, और एटलीस्ट मैं फोर्स कर रहा हूँ, तब तो अच्छा टेलीस्कोप बन जाएगा। इसका मतलब मैं एन की जगह एन प्लस 2 प्लस बी रख देता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप का एक्सप्रेशन देखना चाहिए। तो फाइनली कहने का मतलब है यहाँ ए एन प्लस 2a प्लस बी, इस टाइप का एक्सप्रेशन मुझे मिलना चाहिए। तो दैट विल गिव अ हिंट मैं ऊपर में क्या प्लेस करूँ। ठीक, ठीक है। तो अब अगर मैं उस फिलॉसफी से देखूं, अगर मैं उस फिलॉसफी से देखूं, तो आप खुद बताओ जो मेरा ए और बी का वैल्यू कैसे आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, अब आप कंपेयर कर सकते हो। एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से एन प्लस बी टाइम्स एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। वैसे कंपेयर का बहुत तरीका है, जैसे आप एन जीरो पे एन जीरो डाल के एक वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कंपेयर कर लो। तो मैं एक्चुअली एन जीरो डाल के कर लूँ क्या? एन इक्वल टू जीरो डाल के कर सकते हो, एन वन डाल के कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर कंपेयर कर लो। चलो कंपेयर ही कर लेते हैं, एन प्लस 2a प्लस बी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो कोई भी दो वैल्यू ऑफ एन डाल के तुम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो, एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले तो क्यूब का जो कॉपिसेंट है वो एन क्यूब आएगा, यहाँ से भी एन क्यूब आएगा, तो वो तो क्यूब वाला टर्म गया हवा में। नेक्स्ट मेरा स्क्वायर वाला टर्म आने वाला है, तो ए एन प्लस बी, यहाँ से एन स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 5 और माइनस एन प्लस 2a प्लस बी टाइम्स एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अभी मैं ऊपर वाले को ही एनालाइज कर रहा हूँ भाई, इसको व्यवस्था कर रहा हूँ। नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम। तो फिर यहाँ से एन क्यूब के बारे में तो खत्म है खेल। एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से कितना बना अपने पास? एन स्क्वायर का बनेगा 4a एन स्क्वायर, और यहाँ से बी एन स्क्वायर, 4a प्लस बी, माइनस यहाँ से एन स्क्वायर बना ए, नहीं 2a प्लस बी एन स्क्वायर, दैट्स इट, 2a प्लस बी एन स्क्वायर, 2a प्लस बी एन स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखूँ और अगर मैं कांस्टेंट का कॉफिशिएंट देखूँ, तो यहाँ से 5b बनने वाला है और वहाँ से 2a प्लस बी बनने वाला है। तो अब दो कॉफिशिएंट सफिशिएंट है अपने को ट्रैक कर लेने, ठीक है। ऑफ कोर्स एन का भी कॉफिशिएंट आएगा डिवाइड बाय समथिंग व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब बहुत टाइम क्या होगा ना, जैसे ये ऊपर में क्या बनने वाला है ये तुम ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो आसानी से। जैसे यहाँ पे भी कोई बच्चा ऑब्जर्वेशन से कर सकता था, क्योंकि उसको पता है ए और ए जो है वो सेम होने वाला है। और अगर उसको 2n ऊपर में 2n स्क्वायर लाना है ना, तो वो सोचेगा इसको क्या देंगे, इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। लेकिन ये थिंकिंग का सबसे आसान तरीका है, बी बी कैंसिल हो गया 2a। तो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2a होगा। अब एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो, वहाँ 2n स्क्वायर है, तो 2n स्क्वायर इज 2a एन स्क्वायर, तो ये कट कट और a का वैल्यू आ गया 1। अब जैसे ही a का वैल्यू 1 आ गया, तो ये क्वांटिटी अपने पास आ गया 2 प्लस 6b। 2 प्लस 6b को कांस्टेंट रखना है दोस्तों, दैट इज -2। तो 6b का वैल्यू आ गया -4। आई होप मैं वहाँ से जो तैयार कर रहा हूँ कांस्टेंट का, तो b का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? b का वैल्यू एक बार यहाँ से तैयार करो भाई। कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस करेगा 2a प्लस बी, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस करेगा 5b, एंड दैट सब्ट्रैक्शन। तो आपने सिली मिस्टेक किया और फिर क्वेश्चन हो गया खत्म।
तो मैंने भी यहाँ से मिस्टेक किया था, 2a माइनस बी विच यू कैन नॉट एफर्ड एज ए स्टूडेंट, राइट। तो इट्स 4b माइनस 2a। अब इसको कितना होना होगा, इसको होना होगा यहाँ पे -2। अब देख पा रहे हो, तो इसको -2 अगर मैं रख दूँ, a का वैल्यू 1 आ गया, तो 4b माइनस 2 इक्वल्स -2। तो b का वैल्यू मेरे पास 0 आ गया। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया। तो फाइनली a का 1 b 0, तो ये हो गया मेरे पास 1, b 0 a 1 है, तो ये बन गया मेरे पास n+2। इतना तामझाम करने के बाद अब आप क्लियरली देख सकते हो ये एक्सप्रेशन मेरा n बना है और ये एक्सप्रेशन n+2 बन गया है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किया गया था, क्योंकि आप देखो समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर प्लस 1 n+2 बाई n+2 स्क्वायर प्लस। अब कोई बच्चा बोलेगा आप इतना थॉट प्रोसेस कैसे लगा, एग्जाम में कैसे लगाओगे। तो देखो एग्जाम में एक हिंट रहेगा। एग्जाम में कैसे हिंट रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पे n² + 1 डालें और यहाँ पे n+2 होल स्क्वायर प्लस 1 डालें, तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे ना लीनियर से, तो लीनियर से ट्राई करोगे तो ऑफकोर्स आप एन से ट्राई कर लो या फिर n प्लस समथिंग से। तो सबसे पहले कोई बच्चा सोचेगा ही एन से, अगर ये जेई का क्वेश्चन है, फिर n+2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इमीडिएटली वो चेक कर लेगा, अरे भाई ये तो क्वेश्चन ऐसे ही मेरा लाइफ को सही कर दिया। तो इस हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव काइंड वाले एग्जाम में आप इस पूरे एनालिसिस को स्किप करके इस स्टेप से, गोलू वाले स्टेप से डायरेक्टली आपका शेयर फॉल कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो गिवन प्रॉब्लम जो है उसको मैं ऐसे सिग्मा इक्वल्स 1 से मेरा इन्फिनिटी था, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो, अब इसको अगर मैं कोई भी फंक्शन मानूँ, अगर मैं इसको एफ ऑफ एन मान लूँ, तो ये मेरा एफ ऑफ n+2 हो गया। मेरा सवाल हो गया सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ n+2 n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 3। नेक्स्ट टर्म जो देखने को मिलेगा वो आएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 4। देखो तुरंत कैंसिलेशन नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म 3 डालने से एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 5। तो आप देखो कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। प्लस अगर मैं नेक्स्ट 4 डालूँ, F4 माइनस F6 प्लस F5 माइनस F7। अब मैं एक और यहाँ पे पुट करूँगा, F6 माइनस F8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ सी हाउ मर्डर इज हैपनिंग, हाउ मर्डर इज हैपनिंग। तो इस दो ब्लॉक में तो कोई नहीं मार रहा है किसी को। थर्ड ब्लॉक में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म वाले इसको उड़ा दिए, राइट, इसको आसानी से उड़ा दी। अब अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉक लूँ तो देखो ये वाले टर्म भी इसको उड़ा दी। तो अब फाइनली आपके पास बच क्या रहा है, अब ध्यान दो, एफ ऑफ 1 को कोई नहीं उड़ा पा रहा है, एफ ऑफ 2 भी बाकी है सिस्टम में, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 हैप्पीली है। बाकी थर्ड बॉक्स में सिर्फ एफ ऑफ 5 बचा था, फोर्थ बॉक्स में अभी एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 6 बचा। अगर मैं नेक्स्ट बॉक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ 5 को फिर यहाँ पे उड़ा दिया जाएगा बहुत ही आसानी से, और मेरे पास बचेगा एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 7। फिर नेक्स्ट बात की मैं बात करूँ तो एफ ऑफ 6 को उड़ा दिया जाएगा और फिर बचेगा एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ 8। तो अब आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन जो है, यहाँ पे मर्डर्स जो है वो किस हिसाब से चीज़ें मर रही हैं, राइट। आई होप आपको पता चल गया होगा जो किस हिसाब से चीज़ें जो है वो मर रही है। तो मेरे पास फाइनली ये बचने वाला है फर्स्ट टर्म एफ ऑफ 1, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। सेकेंड टर्म जो होगा इसको भी कोई टच नहीं कर पाया, एफ ऑफ 2। और मेरा बचने वाला है इन्फानाइट से लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो अगर ये, जैसे मैं थर्ड टर्म की बात करूँ, जैसे 1 2 3 4 5 5 6, एन का वैल्यू मैंने 6 जब पुट किया तो n+2 वाला टर्म बचा और n+1 वाला बचा। अब बात समझ पा रहे हो, दो टर्म मेरा बचा है, राइट। तो मेरे पास लास्ट टर्म जो बचेगा माइनस ये n+1 वाला बचेगा, जिस n+1 होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब n+2 होल स्क्वायर प्लस। ठीक, तो फाइनली मेरे पास जो टर्म बचा वो क्या बचा आपके पास, एक ये लास्ट टर्म बचेगा विच इज़ n+1 और n² प्लस 2n+2, और एक बच गया n+2, आप इसको चेक कर लेना, n² प्लस 4n प्लस 5। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू अपने पास कितना है भाई, एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो 1/2 प्लस एफ ऑफ 2 का वैल्यू आएगा तुम्हारा 2/5 और माइनस, इनफैक्ट
मैं बोलूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब n को मुझे बहुत लार्ज करना है, ये तो फाइनाइट सम है ना, अप टू n, दिस इज Sn जो सिग्मा है। नाउ वी वांट S इन्फिनिटी, तो मैं n को जगह अब इन्फिनिटी बोल दूँ तो n प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इज अ फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स अगर आप लिमिट नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए n को मैं बहुत बड़ा ले रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका है जस्ट ये। अब n अगर बहुत बड़ा होगा तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो है वो रैपिडली, क्योंकि n स्क्वायर से ग्रो कर रहा है, डिनोमिनेटर वाला बहुत रैपिडली ग्रो करेगा, न्यूमरेटर वाला बेचारा आराम से ग्रो करेगा, तो ओवर ये आईसीयू में चले जाएगा। तो ये दोनों टर्म जो है इसका लिमिट और इसका एक्सप्रेशन जब n बहुत बड़ा होगा तो वो मर जाएगा ऑलमोस्ट। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप एन स्क्वायर को कॉमन ले लो दोनों ऊपर से, सपोज विल हैव वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, और नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन प्लस टू बाई एन प्लस टू बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एन अगर बहुत खतरनाक बढ़ गया तो वन बाई इन्फिनिटी ये सब हो जाएगा, ये सब जीरो 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 के पास जा रहा है, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जीरो के पास चले जाएगा, राइट। एन स्क्वायर डालने से यहाँ पे, और एन स्क्वायर डालने से ये कितना हो जाएगा वन बाई एन, तो ये तो जीरो प्लस जीरो हो गया, तो इस जीरो बाई वन विच इज गोइंग टू वर्ड्स। तो फाइनल आंसर जो मेरा इस सवाल का है वो हाफ प्लस टू बाई फाइव है, और अगर आप एलसीएम लेते हो तो 10, 5 और 4 which is 9 by 10, and that's the answer for this beautiful problem। अब सवाल इस क्वेश्चन को करना नहीं था, अब देखो आप कितना चीज़ें इस क्वेश्चन ने आपको सिखाया है, राइट। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बिफोर आई गिव यू द सॉल्यूशन टू दैट मॉन्स्टर प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन का मकसद ही था आपके थॉट प्रोसेस को इनरिच करना, राइट, आपके थॉट प्रोसेस को ऐसे बढ़ाना बेसिक तरीके से। तो मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन दूँ 4r माइनस वन डिवाइडेड बाई r इंटू आर माइनस वन, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस वन बाई थ्री टू द पावर आर्स, एंड इफ आई आस्क सिग्मा आर इक्वल्स टू से इन्फिनिटी, तो फिर मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है इस पूरे टर्म को वन बाई समथिंग माइनस वन बाई समथिंग के फॉर्म में लाना, अल्टीमेट ग्रिड। और ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे वन हो, तो यहाँ पे कुछ गोलू आ जाए और यहाँ पे कुछ भोलू आ जाए। अब गोलू भोलू में भी रिलेशन है, सो दिस इज आवर इंटायर फिजिक्स, इसका फिजिक्स और फिजिक ऐसा दिखना चाहिए क्वेश्चन का, तब अपना काम बन जाएगा। साथ साथ अगर ये मान लो आर के फॉर्म में आ रहा है तो ये आर माइनस वन के फॉर्म में आना चाहिए, और अगर ये आर प्लस वन के फॉर्म में आ रहा है तो उम्मीद है मेरा जो आर के फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ये आर प्लस वन के फॉर्म में है या आर माइनस वन के फॉर्म में, मतलब इसका डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्या समझ रहे हो, तो अगर ये आर प्लस के फॉर्म में है तो कुछ फर्स्ट आर प्लस एम के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब फंक्शन का नेचर सेम होना चाहिए, जिससे आपस में मर्डर हो सके और एक दूसरे को उड़ा सके, शॉर्ट डेड, स्पॉट डेड करना है इसको। देखो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं दो एक्सप्रेशन में इसको ब्रेक करना चाहूँगा तो ये ऑब्वियस बात है जो मुझे एलसीएम लेना होगा ये स्टार और हैश का। अब एलसीएम लेके मेरा आंसर तो आना चाहिए क्या, माइनस वन बाई थ्री का पावर आर नीचे में, अरे हाँ या नहीं बच्चों। तो अब एलसीएम ये चीज़ कब आएगा, जब ये दोनों टर्म में अवेलेबल है, तो ये तो पक्का है माइनस वन बाई थ्री का पावर आर इस टर्म में भी है और माइनस वन बाई थ्री का पावर आर इस टर्म में भी है, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग होगा, अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो फिर एलसीएम माइनस वन बाई थ्री का पावर आर आ ही नहीं सकता। अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर ये आर प्लस वन है और माइनस वन बाई थ्री आर है, इस दोनों का एलसीएम तो फिर माइनस वन बाई थ्री का पावर आर प्लस वन आ जाएगा ना बच्चों, समझ गया। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन मैंने लिया जो इस टर्म को तो दोनों को देना होगा। चलो अब यहाँ पे कैसे एलसीएम लेंगे, अब ऑफ कोर्स एक को मैं आर दूंगा तो दूसरे को आर माइनस वन दूंगा, सच दैट उसका एलसीएम आर इंटू आर माइनस वन हो जाए। और चूंकि ये टेलीस्कोपिक वाला फीलिंग को भी दिखा रहा है तो मैं क्लियरली यहाँ वन बाय आर और वन बाय आर माइनस वन रखने का प्रयास करूंगा। अब ये रखने से मेरा फायदा क्या हुआ, क्या मेरा काम बन रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम श्योर नहीं है यहाँ पे हम क्या वैल्यू देंगे, राइट। अब यहाँ पे भी हम श्योर नहीं है यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर अभी आप इसको कॉमन लोगे इस मैकेनिज्म के तहत तो वी हैव समथिंग बाय आर माइनस समथिंग बाय आर माइनस वन। तो अगर मैं इसको सपोज ए और बी ले लूँ, अगर मैं ए और बी ले लूँ तो सबसे पहले बताओ ए और बी लेने से क्या ही टेलीस्कोप होगा, अगर मैं ए और बी लूँ तो सबसे पहले तो आप बताओ ये क्या ये टेलीस्कोप होगा, क्योंकि मुझे फोर आर माइनस वन लेना है, फोर आर माइनस वन लाना है, लेकिन इस दोनों का डिफरेंस तो क्या आ गया अपने पास,
इस दोनों का डिफरेंस r माइनस आर माइनस वन 1 है। अच्छा, तो मुझे ऊपर में लीनियर अब लाने हैं। ऊपर में अगर मुझे लीनियर लाने हैं तो अब तुम सोचो, जो यहाँ पे मैं टेलीस्कोपिक लाने के चक्कर में सेम टर्म रखना पसंद करूँगा या फिर डिफरेंट टर्म तुम रखोगी। अब प्रॉब्लम है ना, जो अगर ये टर्म, जैसे फिर से आप सोचो, अगर ये टर्म फाई आर बना, अगर ये फाई आर बना तो ये फाई आर माइनस वन बनता हुआ नजर आना चाहिए। अब फाई आर माइनस वन देखने के चक्कर में यहाँ से फिर एक मोटिवेशन मिल रहा है, जो भाई तुमको तो आर माइनस वन बनना होगा। अब आर माइनस वन बनना होगा मुझे, मतलब माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप समझ गए? तो यहाँ तक अपना लाइफ सेट है। देखो यहाँ तक ये कुछ बन रहा है समथिंग ऑफ आर, और ये भी बन रहा है समथिंग ऑफ आर माइनस वन, समथिंग ऑफ आर माइनस वन। तो भाई बहुत ही सही ज़िंदगी जा रहा है, बहुत ही सही ज़िंदगी जा रहा है। सिर्फ मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री आया और यहाँ पे कुछ ऐसा कांस्टेंट आ जाए, ठीक है ना, जैसे माइनस वन बाई थ्री टाइप में ही जनरेट हो जाए, तब तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली वो तो आएगा नहीं। अब यहाँ से आपको हिंट आ रहा है, जो यहाँ पे मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, और डिवाइड करूँ, या फिर यहाँ पे मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो अपना काम बन जाए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो अब यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि माइनस वन बाई थ्री का पावर आर माइनस वन है। इट मीन्स मुझे नीचे में यहाँ पे क्या रखना है, मुझे नीचे में माइनस इंटू माइनस वन बाई थ्री का पावर प्लस वन रखना है, राइट? तब तो ये बैलेंस होगा ना। तो मुझे इस किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, अब तुम सोचो। तो मुझे नीचे में तो यहाँ पे रखना होगा माइनस वन बाई थ्री का पावर वन, तब तो ये इंटू ये मिल के बैलेंस हो जाएगा अपनी ज़िंदगी। अच्छा, अब उस हिसाब से यहाँ कुछ टेलीस्कोपिक का लक्षण दिख रहा है क्या? डायरेक्ट टेलीस्कोप यहाँ पे दिख रहा है क्या? सोचो। नहीं, आपको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे जो मैं थॉट प्रोसेस, काफ़ी में हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। तो फिर से अगर मैं इसको बोलूँ तो देखिए, आई एम राइटिंग फोर आर माइनस वन बाई आर इंटू आर माइनस वन इट सेल्फ, इसको मैं समथिंग बाय आर प्लस समथिंग बाय आर माइनस वन लिखना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं सेम कांस्टेंट दूँ तो काम बनेगा ही नहीं, वो तो आप यहाँ से देख रहे हो। क्योंकि अगर मैं सेम कांस्टेंट दूँ तो दूसरा इंटरफेयर लेगा वन बाई थ्री के कारण। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं डिफरेंट कांस्टेंट से मजबूरी है यहाँ पे ट्राई करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टर्म भी एक्स्ट्रा है सेम कांस्टेंट पे, तो फिर वो कभी टेलीस्कोपिक नहीं बनेगा। अब ए और बी का वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, आर इंटू आर माइनस वन, ए आर माइनस ए प्लस बी आर। तो यहाँ से ए प्लस बी को होना होगा फोर, और ए का वैल्यू आ गया वन। ए वन है तो बी मेरा थ्री आ गया। चलो भाई, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो मैंने समझ गया, वन बाय आर और थ्री बाय आर माइनस वन बनने वाला है। तो आप डायरेक्टली इसी से स्टार्ट कर सकते थे इंस्टेड ऑफ ऑल दिस लॉजिक। लेकिन मैं लॉजिक इसलिए एलसीएम वाला बताया क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से सीखने को मिल रहा है, जो थॉट प्रोसेस क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी भी कोई होप नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो उस अनहोप में भी शायद कोई होप देख ले। तो वन बाय आर, और ये बन गया तुम्हारा प्लस थ्री बाय आर माइनस वन। तुम बोलोगे सर मेरा मकसद तो माइनस था, तब तो टेलीस्कोपिंग होगा ना। यहाँ पे प्लस में कैसे काम हो रहा है? क्योंकि देखो ये आर इटसेल्फ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वन बाई थ्री का पावर आर। आर जब इवन होगा तो पॉजिटिव हो रहा है, आर जब ऑड होगा तो नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये सिग्मा क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो इट्स सिग्मा माइनस वन बाई थ्री बाई आर और प्लस थ्री बाई आर माइनस वन बाई थ्री का पावर आर। हाँ, अब कुछ मज़ा आ गया भाई, अब मज़ा आ गया। देखो क्या मज़ा आया, तो लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो गया। इट्स माइनस वन बाई थ्री का पावर आर, कितना खुशी मिलता है ना जब क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड थ्री और ये कैंसिल करिएगा, क्योंकि नीचे में क्या बचा हुआ है, माइनस वन का पावर आर डिवाइडेड बाई थ्री का पावर आर। तो थ्री और थ्री अगर मैं कैंसिल करूँ
आई होप यू गॉट दिस। 3 और 3 अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ -1/3 का पावर r-1 इंटू 1/r-1। अब देखो ये तो प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, 5r-5r-, तो इसी मोटिवेशन के फिराक में मैं घूम रहा था आगे पीछे, एंड फाइनली अपने पास ये जो मोटिवेशन है वो आ गया। अब चलो भाई क्या करना है, इसको आर को हम कहाँ से कहाँ तक दोहराएं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसको रन करवाएंगे। जैसे ही मैंने 2 से इन्फिनिटी तक रन करवाएगा, मज़ा आ गया, क्योंकि ये मेरा टर्म आ गया फाई ऑफ आर, और ये कुछ टर्म है फंक्शन ऑफ r-1, तो ये मेरा 2 पे आएगा π2 - φ1, नेक्स्ट टर्म φ3 - φ2, नेक्स्ट टर्म φ4 - φ3, और ऐसे ही nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म अगर मैं देखूँ φn - φn-1। अगर तुम सबको ऐड करोगे, अगर मैं इसको अप टू n टर्म ऐड करूँ और फिर n को इन्फिनिटी ले लूँगा, तो ये इसको उड़ाएगा, ये इसको उड़ाएगा, तो ऑलवेज ये टर्म बच जाएगा देखो इस मर्डर में, और सब मर जाएगा। फाइनली वी हैव φn - φ1, तो ये मेरा एस एन हो गया। अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ, ये हो जाएगा फाई ऑफ इन्फिनिटी माइनस फाई ऑफ, अब इन्फिनिटी पे ये टर्म कितना जाएगा भाई, मतलब मुझे -1/3 का पावर इन्फिनिटी -1 और इंटू 1/∞ -1 -φ1, तो φ1 का जो वैल्यू आया अपने पास आप निकाल लीजिए, -1/3 इंटू 1। तो अब ये -1/3 के बारे में मैं कुछ नहीं जान सकता हूँ, ठीक है, बट ये तो 1/∞ है, और ये +1/3 आ गया। ये इसलिए मैं नहीं जान सकता हूँ क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो ना ऐसा, -1 का पावर इन्फिनिटी बाई 3 का पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अब देखो -1 का पावर इन्फिनिटी कुछ हो सकता है, ये +-1 हो सकता है, मुझे पता नहीं है इन्फिनिटी इवन से अप्रोच करा है ऑड्स, लेकिन इतना तो जरूरी है, नीचे में तो ब्लास्ट हो गया इन्फिनिटी का, तो ये ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर जो है 1/3 देखने को। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, इसमें कोई बच्चा इसको सिंपली 3-4 लाइन में कर देता, जैसे इसको पकड़ के वो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको अगर ब्रेक करेगा तो विल गेट 1/r प्लस 3/r-1, और 3 आना ही खुद में एक सिग्निफिकेंस था, इसलिए मैं 3 पे क्वेश्चन सेट कर गया था। लेकिन मैंने आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप करवाया क्योंकि नॉट इन एवरी क्वेश्चन विल बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ना होंगे, बिकॉज ऑफ दिस आई ट्राई टू क्रिएट दिस फीड फॉर यू। चलो अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, और फिर इसको अब मैं फास्ट करते चलूंगा क्योंकि बाय नाउ यू हैव डेवलप्ड द थॉट प्रोसेस, एंड दिस इज 4r + 9 डिवाइडेड बाई 5 का पावर r+1 इंटू r+1 इंटू r+2, and we need to add this up from r equals 1 to infinity. So let's see how we go about this. अब इस केस में अगर आप सिर्फ इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाना चाहो, ठीक है, अगर तुम इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाना चाहो तो शायद उसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से ले जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या इसको मैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे अगर कोई बच्चा बोलेगा सर आप डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाओ, कैसे ले जाओ, तो अगर मैं 4r + 9 डिवाइडेड बाई r+1 और r+2 की बात करूँ, तो अगर मैं लिखना चाहूँ a/r+1 और मान लो प्लस कुछ b/r+2 हो रहा है, प्लस और माइनस, बिकॉज b निगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा, विद एक्सपेक्टेशन लाइक जब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूँ 1/5 का पावर r+1 से, तो कुछ जादू आ जाए। तो चलो उस जादू के फिराक में चलते हैं। दिस प्लस विल हैव br+b एलसीएम लेने के बाद, एंड r+1 इंटू r+2। अब यहाँ पे अपने पास a+b का वैल्यू जो आया कंपेयर करोगे तो 4 आ गया, और 2a+b जो है वो 9 आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a का वैल्यू 5 आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैल्यू है, और यहाँ b का वैल्यू -1 आया, राइट, b का वैल्यू -1। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे मैं बोल सकता हूँ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज 5 और -1, वही जो होना था हो गया। देखो लाइफ ऑलरेडी सेट हो गया क्योंकि द गिवन एक्सप्रेशन इज 1/5 r+1 5/r+1 -1/5 r+1 इंटू 1/r+2। अब इसका समेशन लेना है,
तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ये फाई ऑफ आर प्लस वन है, क्योंकि आर प्लस वन और ये आर प्लस वन लिखा है। अगर आर प्लस वन है तो यहाँ आर आना चाहिए, और देखो एक पाँच से कैंसिल हो गया। तो अब इससे आसान मेरा ज़िंदगी होगा नहीं। 5 का पावर आर, आर प्लस वन माइनस 1/5 का पावर आर प्लस वन इंटू। तो कितने आसानी से आपने फिर इस क्वेश्चन को ट्रैक कर दिया, आर इक्वल्स 1 to infinity, because now you can tell again it's some function of r or phi of r, and it is function of r plus 1, where f of r is 1/5 का पावर r। इसका अगर मैं समेशन लेना चाहूँ 1 से इन्फिनिटी तक, तो फिर से टर्म लिख लो f1 माइनस f2, नेक्स्ट टर्म आएगा f2 माइनस f3, ऐसे ही सब कैंसिल होते जाएगा, एंड लास्ट टर्म आएगा fn माइनस fn प्लस 1। तो वी कैन सी बाय मर्डर सिर्फ लास्ट टर्म मेरे बाकी रहेंगे और फर्स्ट टर्म। So final answer is f1 minus fn plus 1, and this is sum up to n term. So sum up to infinity is f1 minus f of infinity. अब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म है 1/5 इंटू टू, और इन्फाइनाइट वाले टर्म से 1/5 का पावर इन्फिनिटी। ये हो गया स्वाहा, और ये आंसर आ गया 1/10। अब देखो कितने आसानी से हम लोगों ने प्रॉब्लम को ट्रैक कर दिया जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे कांस्टेंट ही क्यों लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप ए और बी दो अलग अलग कांस्टेंट कैसे लिए, अभी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे आप डिफरेंट कांस्टेंट ले रहे हो। मैं क्यों बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट कांस्टेंट, उसके पीछे मैंने लॉजिक बताया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आइडिया टेलीस्कोपिक सीरीज का बिल्कुल नहीं था इन द बिगिनिंग। ये तो क्वेश्चन का डिजाइन ही ऐसा है जो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे क्योंकि देखो 5 को आने का मतलब ही है 5 यहाँ से मैच करके 1 डिग्री को सप्रेस कर देगा। यहाँ पे जैसे ही 1 3 आया तो इसका मतलब ही है क्वेश्चन में 3 था तो 1 डिग्री को सप्रेस कर देगा। तो क्वेश्चंस ऐसे सेट ही होंगे जो आप जैसे उसको ब्रेक करोगे ऑटोमेटिकली दिल में एक सुकून मिलेगा। ठीक है, दिल में सुकून मिलेगा। तो अब हर एक सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे अगर मान लो एक में खतरनाक सा क्वेश्चन आपको दिखा दो, 14 माइनस 9r माइनस 90 आर स्क्वायर माइनस 36 आर क्यूब, सपोज ये डिवाइडेड बाई, ये बहुत सारे मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स में अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आर प्लस टू इंटू 4r स्क्वायर माइनस 1। अब बोलोगे भाई मुझे इसका सिग्मा लेना है। ठीक है, अब अगर तुम बोलोगे इसका समेशन मुझे करना है, तो फिर इसको मैं कैसे करूँ, इसको मैं कैसे करूँ, आर इक्वल टू मैं 1 से इन्फिनिटी दे दिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, देखो एक तो आप तुम फिर से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लगा सकते हो, जैसे इस टर्म को आप चाहोगे पार्शियल फ्रैक्शन में लगाए, उससे भी पहले आपका आइडिया होगा 4r माइनस इसको 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेना। अब तुम्हारा मकसद है फिर से 5 प्लस 1 माइनस 5r में लिखना, और मे बी 5r प्लस 1 5r माइनस 1 जो भी हो, तो उस हिसाब से आपको खोजना है। अब सबसे पहले ये तो 7 का पावर r है, तो 7 का पावर r जैसे ही है तो मुझे तो दोनों एक्सप्रेशन को क्या देना होगा, 7 का पावर r देना होगा, राइट। ये तो मुझे देना होगा ना, तो 7 तब ना मेरा एलसीएम आएगा 7 का पावर r, यहाँ पे कुछ माइनस चाहिए। अब अगर मैं 2r माइनस 1 2r प्लस 1 को देखूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको जैसे सपोज मैं इसको 5r से अगर सोचूं, तो यहाँ पे मुझे क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 5r माइनस 1 सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं 5r माइनस 1 सोचूं, अगर मैं 5r माइनस 1 सोचूं, तो यहाँ पे तो 7 का पावर r नहीं आना चाहिए, तो 7 का पावर r माइनस 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम लेने से डेफिनेटली यहाँ पे चांस है 7 का पावर r लाने का। अब मैं दूसरे टर्म के बारे में सोचूं, सपोज अगर मैं 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 को भेजना चाहूँ, तो ये सेम स्पेसिस लग रहा है। ठीक है, जैसे r और r प्लस 1 को अगर मैं भेजना चाहूँ, तो या तो मैं r को यहाँ भेजूंगा तो r प्लस 1 को यहाँ भेजूंगा, लेकिन बेचारा r प्लस 2 जो है वो अकेले रह जाएगा। तो r प्लस 2 अकेले रह जाएगा तो तुम बोलोगे सर ये बेचारा थोड़ी है, आप r प्लस 2 को यहाँ रख दीजिए और r प्लस 2 को यहाँ रख दीजिए, फिर भी तो एलसीएम लेने से ये आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा करने से मेरा काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 5r है तो देखो ये 5r प्लस 1 के हिसाब से तो r प्लस 3 आ जाना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे r रखूँ तो r प्लस 1 रख सकता हूँ, लेकिन दूसरा चीज़ r प्लस 2 फिर नहीं रख पाऊँगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है,
प्रॉब्लम है आर और आर प्लस वन को अलग अलग रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आर प्लस टू बेचारा अकेले मर जाएगा और वो कभी मर ही नहीं पाएगा। मुझे तो मारना है आर प्लस टू को सिस्टम में। चलिए इसको पिक करना है, मास मर्डर करना है। तो ठीक है भाई, अभी तक तो ये 7 का पावर आर 7 का पावर आर माइनस वन बच गया भाई। अब ये स्पेसीज आपस में काफ़ी भाई भाई जैसे लग रहे हैं, टू आर माइनस वन कैसे? तो अगर देखो, अगर मैं इसको टू आर प्लस वन रख दूँ तो इसको मैं आसानी से टू आर माइनस वन प्लस वन बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टू आर माइनस टू प्लस वन। अच्छा, तो ये तो फिर फाइव ऑफ आर माइनस वन के फॉर्मेट में दिखता हुआ नजर आ रहा है, टू आर माइनस वन। तो इसका भी काम बन गया। चलो भाई, अब तीसरा का काम बनाना है अपने पास। तो दो का काम अभी तक आराम से बन गया है, दो का काम बन गया है। अब मुझे चाहिए तीसरा। तीसरे के लिए मुझे आर आर प्लस वन और आर प्लस टू को इस दोनों घर में भेजना है। ठीक, ये दिख रहा है फाइव ऑफ आर में अगर मैं आर और आर प्लस वन को भेजूँ, मान लो यहाँ आर इंटू आर प्लस वन को भेज दूँ, तो अब यहाँ क्या भेजूँ सच दैट वो आर माइनस वन आर बन जाए? तो ऑफकोर्स आर प्लस वन को रखना होगा और आर प्लस टू को रखना होगा कि आर को आर माइनस वन से रिप्लेस करने का। अच्छा, तो इस लाइक समथिंग इंटू समथिंग प्लस वन, समथिंग इंटू समथिंग प्लस वन। बोलोगे सर इससे एलसीएम ये वाला पार्ट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखो आर आर प्लस वन आर प्लस वन आर प्लस टू कैल्सियम ये होगा। तो अब नीचे में ये पूरा खतरनाक दिख गया हुआ, ये पूरा क्या हो गया फाइव ऑफ आर, और ये भी क्या है फाइव ऑफ आर माइनस। ठीक है, आप आर को रिप्लेस करो आर माइनस वन से, देखो ये आ गया टू आर प्लस वन बन जाएगा टू आर माइनस वन। रिप्लेस करो आर को आर माइनस वन से, आर बन जाएगा आर प्लस वन एंड आर प्लस टू। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अब देखो गड़बड़ी आ गया, क्योंकि ऑल दो एलसीएम मेरा ये आ गया आर इंटू आर प्लस वन, लेकिन फिर ये फाइव आर और फाइव आर माइनस वन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आर माइनस वन यहाँ डिमांड करने लगेगा आई इंटू आर, लेकिन आर माइनस वन तो पिक्चर में ही नहीं है। अरे भाई, तब तो फिर मुझे और सोचना होगा। क्या सोचना होगा? यहाँ पे उल्टा रखना होगा, राइट? यहाँ पे मैं आर प्लस वन आर प्लस टू रखूँगा और यहाँ पे आर को आर माइनस वन से रिप्लेस करूँगा, तो आर प्रोड्यूस होगा और आर प्लस वन। हाँ, अब काम बन जाएगा अपना। ठीक है, अब अपना काम बन जाएगा। सवाल है जो काम क्या अभी पूरा बना या फिर कुछ और काम बाकी है? भाई कुछ और काम बाकी है, ऊपर में तो अभी पता ही नहीं है ऊपर में क्या आने वाला है। हाँ, लेकिन इतना पता है मैं एलसीएम लेके, एलसीएम दिस इनटू ये या दिस इनटू दिस, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस परवलट। अब ये चीज़ मुझे पता है ऊपर में भी जैसा टर्म बनने वाला है, ठीक है, जैसा टर्म बनने वाला है वो कुछ इस हिसाब से होगा जो मेरा क्यूबिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करे। ऑलरेडी यहाँ पे क्यूबिक है भाई, ऑलरेडी यहाँ पे क्यूबिक बैठा हुआ है। तो या तो ऊपर में कांस्टेंट आए, अब अगर कांस्टेंट आएगा तो उसको सेम होना होगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ दूसरा आएगा, सपोज यहाँ पे ए आर प्लस बी आ गया, तो यहाँ पे मुझे चाहिए ए आर माइनस वन प्लस बी टाइप। तो मैं ए आर प्लस बी लेके चल रहा हूँ। सपोज वो कांस्टेंट ही आता तो ए का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो दे देगा मैथ्स। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट गैप हो जाएगा तो मैथ विल टेल बी का वैल्यू क्या है। अब मुझे फाइनली मैं इस पूरे फंक्शन को, अब मैं सपोज साई ऑफ आर बोलूँ, मतलब एक कोई फंक्शन ऑफ आर बोलूँ, लेट्स से एफ ऑफ आर बोलूँ, तो ये एफ ऑफ आर, इस उम्मीद के साथ मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा जो दिस माइनस दिस में लिख सकता हूँ। अब चलो, अब अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या जाएगा आप सोचो, 7 का पावर आर, तो नीचे में मेरा एलसीएम गया। अब बस खत्म है क्वेश्चन। इंटू टू आर प्लस वन टू आर माइनस वन आर इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू। अच्छा, अब 7 का पावर आर टू आर प्लस वन आर प्लस वन आर प्लस टू गया, तो मैं वी हैव आर इंटू टू आर माइनस वन टाइम्स ए आर प्लस बी, और ऊपर में माइनस, ठीक है ना, 7 आएगा। ठीक, तो ऊपर में मेरा माइनस 7 टाइम्स ये टू आर माइनस वन और आर प्लस वन गया, तो इट्स टू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू टाइम्स ए आर माइनस ए प्लस बी। अब देखो इतना खतरनाक सा ऊपर में एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप आराम से चेक कर लो, जो क्यूबिक का जो कॉफिशिएंट है वो -90 आना चाहिए। तो क्यूबिक आने का तरीका है टू ए आर क्यूब, और यहाँ पे -7 इंटू टू ए आर क्यूब।
So that will give you minus, it's 2a minus 14, so minus 12, तो यहाँ से minus 12 a r, और उसका वैल्यू आया 36, माइनस 36, दिस इज माइनस 36, तो ए का वैल्यू अपने पास निकल के आया। अब जैसे ही तुम ए का वैल्यू 3 आया दूसरे में कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा -1, बी का वैल्यू आ जाएगा -1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 14 है और यहाँ तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं क्योंकि r से मल्टीप्लाइड है। यहाँ कांस्टेंट आने का चांस है क्योंकि 2 इंटू ये क्वांटिटी, तो कांस्टेंट आएगा 2 इंटू बी माइनस ए, एंड दैट इज गोना बी 14। ए का वैल्यू मेरा 3 आ गया है, तो ये 7 आ गया, तो बी का वैल्यू जो आया वो मेरा 10 आ गया। सही है, बी का वैल्यू 10 आ रहा है, ए इज 7, वेट करो, बी इज 10, ओके फाइन, नो इश्यू। तो आप यहाँ से चेक कर लो, तो यहाँ से जो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन देखने को मिला वो आ गया 3r-3 प्लस 10, और यहाँ बना 3r प्लस 10, राइट, तो ये बना मेरा पास 3r प्लस 10, 3r-1 प्लस 10, 3r-1 प्लस 10, इसको एक बार चेक कर लेना ए और बी का वैल्यू, एंड देन इट्स अगेन अ टिपिकल टेलीस्कोपिक, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या तो आपका ये आएगा, और दूसरे तरीका अगर आप इसको फाई ऑफ r प्लस 1 मानोगे और उसको आप क्या बोल सकते हो फिर, ठीक है ना, तो उसको आप फाई ऑफ r बोल सकते हो, तो वहाँ से r वैल्यू 3r-1 के फॉर्म में जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3r+1-1 एंड दैट्स 3r-1। सो आई होप यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम एज वेल। चलो हम अपने लास्ट खतरनाक क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अपना लास्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और एक खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है जो आपका दिमाग हिला देगा, एंड दैट इज 13n³ प्लस 96n² प्लस 209n प्लस 162 टाइम्स 2 का पावर n डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका मकसद सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना है थॉट प्रोसेस के जरिए। ये लास्ट क्वेश्चन जेई एडवांस जो है वो नहीं पूछेगा कभी, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9-10 ईयर्स से जेई फील्ड में हूँ, मुझे पता है तो कौन क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ नहीं सकता है। अब क्यों पता है, क्योंकि ये इतने थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछना जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए, हालांकि बेसिक से ही इसको आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही तो आपको लग गया अरे भाई 2/3 का पावर n है, तो एक तो तुमको पता ही है जो इसको, तो ये तो दोनों टर्म के साथ जाएगा, राइट, 2/3 का पावर n इंटू समथिंग माइनस 2/3 का पावर n-1, तो फिर ये इंटू 3/2 टाइम्स समथिंग, तो लाइफ कुछ ऐसा सेट होने वाला है। तो अभी मैं पूरा का पूरा फोकस जो करूँगा वो इस टर्म पे करने वाला हूँ, ठीक, इस टर्म पे। अब चलो इस टर्म को हम डिकोड करते हैं, और इसको प्यार से डिकोड करेंगे आराम से। नीचे वाला टर्म बहुत कुछ शानदार सा दिख रहा है, n4 6 11 6, तो 1 6 11 6 1 जो है ये आपको पता है ये क्या है, ये n इंटू n प्लस 1, क्योंकि n तुम यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो जैसे ही तुम n कॉमन लोगे तुम्हारे पास जो टर्म्स बनेंगे वो n+1 n+2 n+3 बनेंगे। देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं n4 प्लस 6n³, क्योंकि ये देखने में कुछ सिमेट्रिक लग रहा था इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को स्ट्राइक किया। ऊपर वाला टर्म बहुत बेकार सा लग रहा है, 209 96 13 162, तो वहाँ से कोई अभी होप दिख नहीं रहा है। यहाँ से तो मैं एटलीस्ट n कॉमन ले लूँगा, 6n² प्लस 11n प्लस 6। आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि n+1 फैक्टर है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्योंकि 6 का फैक्टर आएगा +-1 +-2 +-3, और आप चेक कर सकते हो -1 डालने से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 डालोगे तो आप देखो ये कितना होगा, 6 और 6 12, और 11 -11 -1 -12, so that will get cancelled, right? So that is yet another motivation of looking at n+1 n+2 n+3। जैसे ही एक फैक्टर मिल गया तुम क्वाड्रेटिक का दूसरा फैक्टर निकाल सकते हो। तो अब नीचे वाले टर्म तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मिल गया है, तो अब मैं 13n³ प्लस
96n² प्लस 209n प्लस 162 बाई, नीचे वाले टर्म को लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, राइट। अब क्या मैं इसको, क्योंकि मुझे तो ओपन करना है, तो क्या मैं इसको समथिंग बाय एन प्लस समथिंग बाय एन प्लस 1 प्लस समथिंग बाय एन प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ऑफकोर्स ये जरूरी नहीं है सब कांस्टेंट सेम आएंगे। तो अब सवाल है मैं इसको कांस्टेंट ही क्यों रखा, मैं क्यों ना इसको ए एन प्लस बी और बी एन प्लस सम सी और सी डैश प्लस डी एन, तो मैं लीनियर टाइप का क्यों लिख रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो देयर इज चांस लाइक कांस्टेंट से this becomes identity for some constant a b c d। हाँ, यू कैन टेक लीनियर ऑल्सो, यू कैन टेक इवन क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक लोग यार कांस्टेंट आना होगा तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स जीरो कर देगा, राइट। ए को जीरो बना देगा, बी को जीरो बना देगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं इस फैशन में एक्सप्रेस करने का सोच रहा हूँ। अब क्या पॉसिबल है जो ये एक्सप्रेस हो सकता है या नहीं? अगर नहीं होगा तो फिर मैं बिल्कुल ऊपर में लीनियर लाऊंगा, लीनियर से सोचूंगा। हो सकता है यहाँ कांस्टेंट डालूँ, यहाँ लीनियर डालूँ, लीनियर कांस्टेंट, तो कितना कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम एलसीएम लोगे तो नीचे तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, और ऊपर में ए के साथ एन के अलावा ये कॉफिशिएंट जनरेट होगा। तुम ऐसा सोचो, प्लस बी के साथ एन प्लस 1 छोड़ के एन इंटू एन प्लस 2 एन प्लस 3 जनरेट होगा, प्लस सी के साथ, अब वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी के साथ एन एन प्लस 1 और एन प्लस 3 जनरेट होगा, और प्लस डी के साथ एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 जनरेट होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने अननोन बनने वाले हैं, 1 2 3 4, और कितने इक्वेशन बनेंगे अपने पास? 4। क्यों? क्योंकि आप एन क्यूब को इक्वेट करोगे, एन स्क्वायर को इक्वेट करोगे, एन को इक्वेट करोगे और कॉन्स्टेंट को इक्वेट करोगे। तो यहाँ 4 इक्वेशन और 4 अननोन बिल्कुल बनने के चांस है अगर मैं कॉन्स्टेंट ले लूँ। तो हो सकता है ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आ सके। अच्छा, क्या ये गारंटी है यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही? ऐसा कोई गारंटी नहीं है, या फिर आएगा ही, क्योंकि मेरे पास 4 इक्वेशन 4 अननोन है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन से होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन आने का हाई चांस है। मैं हाई चांस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई बच्चा तो ये भी बोल देगा ना ए प्लस बी प्लस सी डी 1 है, और मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 हो गया, तो 2 इक्वेशन आपस में इनकन्सिस्टेंट हो गया, तब तो तुम इस फैशन में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, इस फैशन में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक्सप्रेस कर पाऊंगा, जो कि ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन सही है तो मैं एक्सप्रेस कर लेना चाहिए इस फॉर्म में, तो उस उम्मीद के साथ मैं इसको ए बाई एन प्लस बी बाई एन, अब काम है ए बी सी डी निकालना। तो एक तो तरीका है, तुम बोलोगे ठीक है ए बी सी डी निकालने का तरीका, अब 4 इक्वेशन सारा नोन यहाँ से इक्वेट करो और कर दो। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है, पता है क्या? सोचो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एन से मल्टीप्लाई कर दूँ और आर एच एस को भी एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, एन से एन से एन से, ध्यान ध्यान देना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं n को जीरो कर दूं तो ये n और ये n गया, तो n जीरो करने से मेरा यहाँ क्या आ गया, 162 डिवाइडेड बाई 6, ओके, एंड दैट इज 27। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट मैंने a के वैल्यू को 27 कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी, सो आई कैन नॉट डायरेक्टली पुट जीरो। तो हमने क्वेश्चन को बेवकूफ बनाया, मैंने n से मल्टीप्लाई करके फिर जीरो पुट कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? ये सब खत्म, और यहाँ से मैं डायरेक्टली जीरो पुट कर ए का वैल्यू 27 कर दिया। ऐसे ही क्या आप सोच सकते हो, आप बी का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? वेरी गुड, n को -1 डाल दोगे, तो फिर बाद बाकी सब मर जाएगा एक्सेप्ट n-1 वाला बचेगा। तो वो मैं आप कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफकोर्स आई एम श्योर आप लोग वो कर लोगे। सिमिलरली थर्ड वाले सी निकालने का क्विक तरीका है, इसको कवर मेथड बोलते हैं, ठीक है, जो आप बहुत ही स्मार्टली कर सकते हो। n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके n को -2 डाल दो, सब मरेगा, सिर्फ वही बचेगा जो तुमको बचाना है। n प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके n को -3 डालो, एंड दैट गिव्स यू सुपर फास्ट सॉल्यूशन विच विल गेट -18, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास आएगा वो +12। नेक्स्ट टर्म विच यू आर गोना गेट, वो कितना आएगा भाई? -8। अब अभी क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया सिग्मा 27/n -18/n प्लस 1 +12/n प्लस 2 -n/n प्लस 3।
अब तुम कुछ देख रहे हो क्या, ये कोएफिशिएंट कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। एंड वी वांट दिस समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का डिजाइन ही ऐसा है ना, 27 का जो फैक्टर है वो 3 है, 18 में 2 और 3 छुपा हुआ है, 12 में 2 और 3 छुपा हुआ है, और 8 में सिर्फ 2 छुपा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो इसको मैं सिग्मा 27/n 2/3 का पावर n लिख लेता हूँ, माइनस 18 टाइम्स सिग्मा, यही होगा ना, -18/n+1 2/3 का पावर n, इस पे सिग्मा लगने वाला है, फिर प्लस सिग्मा लगेगा 12/n+2 2/3 का पावर n, और माइनस फिर सिग्मा लगेगा 8/n+3 तो 2/3 का पावर n। अभी देखो, अब ये सारे टर्म को सेपरेटली मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसको भी आप कैसे सेपरेटली फाइंड करोगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म को तुमको बोलूँ सेपरेटली फाइंड करने के लिए, तो क्या तुम इतने आसानी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एजीपी में नहीं है, ये तो जीपी में टर्म है, लेकिन ये अरिथमेटिक वॉइस में नहीं। अभी हमने बहुत खतरनाक यहाँ गेम खेलने वाले हैं। देखो, मैंने इस टर्म को कुछ ऐस मान लिया, क्या मान लिया, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, मैंने सिग्मा 27/n एंड 2/3n n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इस समेशन को कुछ नाम दिया एस। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तीनों सम को एस के फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सबसे पहले सिंप्लीफाई करके जितना कम से कम हो सके, मान लो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा s+1, तो फिर हम देखेंगे s को कैसे इवेलुएट करें, और क्या वो इतना आसान है इवेलुएट करना या भी नहीं। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है सब s कैंसिल ही हो जाए, जिसका तो चांस नहीं है। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना, ये सम ऐसा आ जाएगा 3s माइनस एस प्लस एस लेट्स से -3। अरे भाई ऐसी कैंसिल लगा, आंसर 3 आ गया, जिसका चांस नहीं लग रहा है। चांस लग रहा है जो एस के टर्म में आएगा, तो फिर फाइनली हम इस पे वर्क करेंगे, जो एस को कैसे इवेलुएट करते हैं। तो चलो अब 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 18/n+1 2/3 का पावर n, इस सिग्मा को मैं रिलेट करना चाहूँगा विथ 27/n से। ठीक, तो आप जैसे ही 27/n से अगर आप रिलेट करना चाहोगे, तो इसको आप क्या लिखोगे, तुम सोचो। तो सबसे पहले तो तुम फोर्स करो ना इसको, 27 बाई किस फॉर्म में, इसको अगर मैं फोर्स करता हूँ 27/n+1 के फॉर्म में, बाई 2/3 का पावर n+1, क्योंकि मुझे चाहिए 27 बाई समथिंग 2/3 का पावर समथिंग, 27 2/। अब मैं बैलेंस करता हूँ अपनी ज़िंदगी को, सो 3/2 और बस यही, और यहाँ से वो 18 था ना लाना, तो 18 लाना था, मैंने 27 लाया है, 1/18/27 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखते हैं लाइव सेट है, ये कैंसिल है, और ये इसको कैंसिल करेगा, हाँ लाइफ इज फाइन डिले। अब देखो 18 तो 3 9 9 9 2 एंड 2 कैंसिल, अच्छा ये तो खुद ख़त्म हो गया भाई, ये तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो ये अपने आप ही ख़त्म हो गया, तो n का वैल्यू मेरा 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, अब अगर मैं n को अगर कुछ मान लूँ, सपोज n+1 को मैं कुछ क्षण भर के लिए t मान लूँ। ठीक है, तो अब n यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n का वैल्यू जो है वो 27/2 से होगा, लेकिन मुझे 27/1 से स्टार्ट करना था। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज सिग्मा n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 27/t मीन्स 27/n इंटू, क्योंकि वो तो जस्ट डमी वेरिएबल है बाई n, लेकिन मैं 2 से चूँकि स्टार्ट किया तो एक टर्म मैंने छोड़ दिया, तो माइनस कौन सा टर्म छोड़ दिया, क्योंकि मुझे n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी में ऐसा बोल सकता हूँ राइट, बट दिस इज इक्वल टू, मुझे तो 1 से इन्फिनिटी एस पता है ना, सो 1 से इन्फिनिटी 27/n टू 2/3 का पावर n माइनस, अब मैं वन टर्म को फर्स्ट टर्म को हटा दूंगा 27 इंटू 2/3। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री डिलेयर, दिस बिकम x माइनस 18 9 टू जाए। तो अब देखो मैंने इस टर्म को क्या किया ना, इस टर्म को बहुत ही जादुई तरीके से s के टर्म में लिख दिया। अब सिमिलरली कौन बताएगा नेक्स्ट टर्म में कैसे लिख पाऊंगा, ये 12/n+2 को कैसे लिखूंगा भाई, एग्जैक्टली इन सेम फैशन।
एग्जैक्टली इन सेम फैशन। तो आप 12/n+2, चलो मैं एक बता देता हूँ, नेक्स्ट माइल नॉट टेल। 12/n+2 इंटू 2/3 का पावर n है, तो इसको लिखो सबसे पहले 27/n+2 इंटू 2/3 का पावर n+2। फिर तुम बैलेंस करो 9/4 से, 3/2 का स्क्वायर से, और 27 से डिवाइड करो और 12 से डिवाइड करो। फिर यहाँ देखो 4 3 जा 9 3 जा, हाँ वो क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया गया है भाई, खतरनाक क्वेश्चन सेट किया है। तो इट विल बिकम s माइनस, चूँकि ये 1 से इन्फिनिटी था तो 1 पे तो ये 3 आ जा रहा है, तो अब मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकालने होंगे इस सम से। तो फर्स्ट टर्म आ गया 27, ये तो 18 था ही, और सेकंड टर्म अगर इससे निकालोगे तो s माइनस 18, और सेकंड टर्म क्या होगा इसका, पुट n इक्वल टू 2, 27/2 इंटू 2/3 स्क्वायर, राइट। सो 4/9, 4/9, 9 3 जा 3 2 जा, सो दिस बिकम्स s माइनस 24। अच्छा, क्या कमाल का क्वेश्चन डिजाइन है भाई, वाह। सिमिलरली लास्ट टर्म, चलो अब जब मैं सब बता ही दिया तो लास्ट क्यों ही छोड़ूं। तो n इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी 8/n+3 एंड इट्स 2/3 का पावर n। अब देखो सिर्फ एक ये पार्ट क्वेश्चन का है ना, इसको रिलेट करना 27 उससे जेई मेंस पूछ सकता है, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ देता है जेई मेंस। लेकिन ये तो बहुत ही परफेक्ट जेई एडवांस का जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होगा, जो सिर्फ टॉप 100 वाले बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो देखो फोर्स हम कैसे कर रहे हैं, 2/3 n+3 चाहिए अपने को, 27 समथिंग चाहिए n+3, याद रखना 1 से इन्फिनिटी। चूँकि मैंने फोर्स किया तो फोर्सफुली 3/2 होल क्यूब मुझे निकालना होगा, और अगेन यहाँ पे 8/27 करना होगा, 8/27। अब देखो ये ऑलरेडी फिर लाइव सेट है, 27/8 है, 8/27 ख़त्म। तो अब मुझे आ गया ये s माइनस, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो 24 तक निकला ही हुआ है, माइनस एक टर्म और निकालना होगा इस सम से, तो 3 डाल के मेरे पास आएगा 9 इंटू 2/3 होल क्यूब, 9 इंटू 2/3 होल क्यूब। तो यहाँ से आपका जो लास्ट वाला टर्म बना वो बना s माइनस 24 माइनस 9 इंटू 8/27 मीन्स 8/3, राइट, 8/3। तो ये क्या बना बच्चों, s माइनस 72 और ये 80/3। अच्छा, तो अब अगर मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो चलो भाई अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट करूंगा और आपके सामने चमत्कार दिखाऊंगा। कौन बोलते हैं मैथ्स में चमत्कार नहीं होते, ओ भाई, वो गाना है ना, कौन कहते हैं क्या है, कृष्ण सोते नहीं यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, वो है ना, आप में भक्ति भाव होना चाहिए जब आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, उसके लॉजिक को समझो, एक समर्पण के दृष्टि से करोगे ना, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। अब देखो पहला एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी एस है बाबू, दूसरा एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने दिखा दिया था कितना, अगर मैं उसको s मानूँ तो s माइनस 18 आ गया, तो माइनस s माइनस 18, ठीक है, प्लस तीसरा एक्सप्रेशन s माइनस 20, s माइनस 24, और चौथा फिर से s माइनस 80/3। आप ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं होगे भाई आज तक, शायद तुम्हारे मैथमेटिक्स जर्नी का ये बेस्ट क्वेश्चन रहा है। तो s माइनस एस प्लस 18 प्लस s माइनस 24 माइनस s प्लस 80/3, वही हुआ जो होना था, s ख़त्म हो गया पिक्चर से भाई। इसका मुझे इस बात से अब लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ये सम को मैं इवेलुएट कर भी पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। वैसे अगर कोई बच्चे इस सम को इवेलुएट कर पा रहे हो तो मुझे सेपरेटली बताना कमेंट सेशन में, आप इसको कैसे इवेलुएट किए, ठीक है। वैसे ये इंटीग्रेशन से भी सोचा जा सकता है, लेकिन वो खैर उससे कोई क्वेश्चन को लेना देना था नहीं। तो मेरा क्वेश्चन आ गया -6 प्लस 80/3, तो -18 प्लस 80/3, और ये आ गया 2 और 62/3। तो इस खतरनाक क्वेश्चन का जो प्यारा सा आंसर था दैट इज़ 62/3। एंड आई होप ये सेशन काफ़ी लंबा चला, लेकिन
जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज का, उसको हमने कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप पर फर के उसको अपन ने सॉल्व किया। देखो कई बार ना बहुत कुछ, अब मैं एक चीज़ और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, और ये आपका धर्म है, चैनल को अपने फ्रेंड तक पहुँचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो पाए और हमारे नेशन को काफ़ी आगे ले बढ़े। भाई अपना टक्कर इंडियन से नहीं है, तुम लोग थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो, अपना टक्कर किससे है? चाइनीज़ से, ठीक है। मैथ्स को ऐसा करो ना चाइनीज़ सबको भी हम लोग उड़ा सके, उस हिसाब से पढ़ाई करो। सिर्फ आईआईटी में तो जाना ही है, लेकिन उससे बियॉन्ड मकसद रखो। आईआईटी के सिलेबस को ही हम करेंगे अपने चैनल पे, लेकिन बहुत ही अपने आईक्यू डेवलपमेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। और मैं ऑलरेडी टॉप बैचेज़ में काफ़ी क्लास लेता हूँ, तो वो पूरे एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, और आपको ये कंटेंट पाने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपये खर्च करने होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि हमारे समय में इस टाइप के कंटेंट अवेलेबल ही नहीं थे यूट्यूब पे। अभी तो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री के भी अवेलेबल हो, प्रीमियम क्वालिटी वाले, वो भी आपको मैं फ्री में अभी पहुँचा रहा हूँ। तो आनंद उठाओ और मजा लो। देखो अब एक क्वेश्चन होता है ना, सिग्मा के स्क्वायर का वैल्यू, जैसे मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो इसको मैं कैसे फाइंड करूँ? पता है, तुम इसको भी टेलीस्कोपिक से कर सकते हो। देखो कैसे, अब जैसे मैं r इंटू आर प्लस 1 का सिग्मा तुमसे पूछूँ, r इक्वल टू 1 से सपोज मैंने n, तो दिस इज सेम एज सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर इक्वल्स 1 से n, r इक्वल्स 1 से n। अब ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है, दैट्स माय क्वेश्चन, लेकिन ये आंसर पता है, दैट्स n इंटू n प्लस 1/2। और इसका प्रूफ तो पता है गॉस आइडिया से, जैसे तुम s को ले लो 1 प्लस 2 टिल n, उल्टा करके लिख दो, n से लेके 1 दोनों को ऐड कर दो। ये मिस्टर गॉस किए थे जब वो क्लास 4-5 में थे। देखो प्रूफ कितना सिंपल और एलिगेंट है। तो n टर्म्स है n इंटू n प्लस 1, तो s का वैल्यू हो जाएगा दिस बाई 2, गेम ओवर। लेकिन आप उसी अप्रोच से आर स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए मैंने अप्रोच चेंज किया। अब देखो इसको मैं इवेलुएट कर दूंगा टेलीस्कोप से, कैसे? r इंटू आर प्लस 1 को अब सोचो मैं डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे लिखूँ, सच दैट फिर ये 5r हो जाए, 5r माइनस 1 हो जाए। अच्छा तुम बोलोगे सर अब ये तो प्रोडक्ट में, डिफरेंस लिखने के लिए अगर इस दोनों का मैं डिफरेंस लिख दूँ, जैसे इस 1 को अगर मैं लिख दूँ, कोई बच्चा बोलेगा 1 को लिख दो ना r प्लस 1 माइनस r, लेकिन ये लिखोगे तो काम बनेगा क्या? देखते हैं। तो दिस इज r इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। तो ये समथिंग स्क्वायर टाइम्स समथिंग, और समथिंग स्क्वायर टाइम्स समथिंग में से एक कम आना चाहिए, लेकिन अरे भाई ये तो एक ज़्यादा आ गया, तो ये टेलीस्कोपिक आइडिया तो नहीं हो सकता है। तो फिर मैं सोचता हूँ r इंटू आर प्लस 1 को कैसे लिखूँ। तो देखो r यहाँ है, r प्लस 1 है, तो इस दोनों का डिफरेंस का यूज़ करके मैं टेलीस्कोपिक नहीं क्रिएट कर पाया। अब एक यहाँ पे ऑफकोर्स ये थॉट इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तुम क्या करो ना, इसके आजू बाजू से पूछो भाई मेरा हेल्प करो। तो इसके बगल वाले नेवर कौन है? नेवर वाले आंटी r प्लस 2, और इसके पीछे वाले अंकल r माइनस 1। अब इस दोनों का हम यूज़ करेंगे खतरनाक तरीके से। देखो कैसे, क्योंकि इस दोनों से नहीं काम बन रहा था, तो हम r प्लस 2 इस आंटी को पिक्चर में लाएंगे और इस अंकल को पिक्चर में लाएंगे और उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी तुमको पता चलेगा क्या हुआ। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास से 1/3 करना होगा, तो मैंने इस टर्म को सपोज टी आर किया, बोला टी आर को ऐसे लिख दिया। अब टी आर को मैंने जैसे ऐसे लिखा, तो मेरे पास टर्म आ गया r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस ये इससे टकराएगा r माइनस 1 r और r प्लस 1। आंटी को पने रख दिया, यहाँ पे अंकल बाद में गए हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया। अब तुम देख रहे हो दिस बिकम्स 5r और ये आ गया 5r माइनस 1। कैसे? r के वजह r माइनस 1 रखो, r माइनस 1 बन गया, ये r बन गया, ये इससे एक कम बन गया, समथिंग समथिंग प्लस 1 समथिंग प्लस 1 प्लस 1 समथिंग समथिंग। अरे भाई वाह, मजा आ गया सर। अब इसका अगर मैं t1 प्लस t2 टिल tn लूँ, तो ये क्या आ गया भाई, इस 1/3 टाइम 5 1 माइनस 5 0 प्लस 5 2 माइनस 5 1, और ऐसे करते करते 5n माइनस 1 होगा। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली ऐड, ठीक है। तो ये इसको उड़ाया, ये दोनों बच गया, तो ऐसे ही लास्ट टर्म वाले सब उड़ जाएंगे और मुझे बचेगा 5n और 5 0, ठीक। अब इसको मैं 5r लिया था, तो 5 0 0 हो गया, 5n जो हो गया वो 1/3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बन गया।
मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। तो फाइनली मेरे पास इसका भी आंसर आ गया सिग्मा के स्क्वायर का। तो ये जो क्वेश्चन था दैट इक्वल्स n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री माइनस n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लो भाई, n प्लस टू बाई थ्री माइनस वन, तो यहाँ बन गया n इंटू एन प्लस वन आई होप हम कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, शायद नहीं। अच्छा हाँ n प्लस वन लिया ना, हाँ सही तो है, माइनस वन बाई टू, तो ये सिक्स आ गया, टू एन प्लस फोर माइनस थ्री, अरे वाह वाह वाह। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आपको पता है ये क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। तो चूँकि ये ऑलरेडी नो सिग्मा एन स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब देखो कैसे मैंने टेलीस्कोपिक सीरीज से ही इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। हालांकि इसका दूसरा भी अप्रोच है टेलीस्कोपिक सीरीज़ के, हालांकि इसका तीसरा भी अप्रोच है न्यूटन सम से, हालांकि इसका चौथा भी अप्रोच है ज्योमेट्रिकल पिरामिडिक से, ट्रायंगल को ऐड करके। तो मैं क्लास 8-9 में जब कभी एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ साल में एक बार, तो उन लोगों को 3-4 अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि ये 9-10 के बच्चे भी समझ सकते हैं। अब तुम ऐसे ही क्या कर सकते हो ना, r इंटू आर प्लस वन और r प्लस टू लेके फिर से इस आंटी को बुलाओ और इस अंकल को बुलाओ और इसके सिग्मा को, अब तुम सिग्मा आर क्यूब प्लस समथिंग टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम्स आर इस फॉर्म में ले जा सकते हो। अब इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता करो और इसका आंसर पता है कैसे, टेलीस्कोपिक सीरीज। तो उससे फिर तुम इसका आंसर जो आएगा, आंसर बहुत ही कूल आ जाएगा, n बाई टू इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब मैं आपको दो और आंसर बता देता हूँ, क्योंकि वो आंसर जो है यूजुअली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे रहते हैं। तो सिमिलरली अगर तुम नेक्स्ट टर्म लोगे ना, r प्लस टू आर प्लस थ्री ले लोगे, तो वहाँ से तुम्हारा सिग्मा n4 भी आ जाएगा, वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इतना तक तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये याद ही रहेगा, और इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री माइनस वन, मतलब कॉपिशेंट का सम तो 5। तो ये आंसर है सिग्मा n4 का। कोई बच्चा बोलेगा सिग्मा n5 का बता दीजिए सर, नहीं लिखा रहता है। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर टू एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फिर टू प्लस टू माइनस वन, तो 6 और होल स्क्वायर में मेरे पास पहुँचता, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12। सिग्मा n6 का अगर मैं बात करें, ऐसे ही आपके फ़न के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, टू एन प्लस वन इंटू थ्री एन का पावर 4। और देखो एक पैटर्न बहुत ख़तरनाक लग रहा होगा, इसका नीचे में जो कॉपिशेंट आ रहा है वो इसका सम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 प्लस 6 9 9 10 माइनस 7, तो 7 आएगा, और यहाँ से 6 आएगा क्योंकि ये हो, तो 7 इंटू 6 42। अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा कि फिर आप, लेकिन इसमें भी एक ख़तरनाक पैटर्न है और ये बर्नौलीज आइडियाज़ से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही जेई के सिलेबस में है नहीं, तो जेई के लिए आपको सिर्फ याद रखना है सिग्मा एन, दिस इज़ नॉट फॉर जेई, नॉट फॉर जी चाहे पढ़ लो लेकिन जी के लिए नहीं, ये भी जी के लिए नहीं है और ये भी जी के लिए नहीं है, ठीक है। तो जी के लिए सिर्फ आपको चाहिए जी भर के सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन के। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के सामने पहुंचाओ। हम मिलेंगे फिर ऐसे कुछ बेहतरीन सेशन में आपके सामने जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ड्रिंक कोकोनट वाटर। थैंक यू।